गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आराम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो लेक्चर की सीरीज चल रही थी उसका आज का हमारा टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले का हमारा जो वीडियो डला हुआ है उसमें आपने देखा होगा, सिलेबस हमने डिस्क्राइब किया था और आप लोगों को बताया था कि मध्यकालीन भारत का सिलेबस क्या है और उसको कैसे पढ़ना है आपको और कहाँ तक पढ़ना है, ये सभी बातें हमने उसमें की थी। और आई होप कि आपने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा, एनालिसिस किया होगा। इसके आधार पर हम हमारी जो स्टडी है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आपको एक काम करना है, जो हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा जो वीडियो क्लासेस हैं वह सभी लोगों तक पहुंच सके और आपके जो मित्र लोग हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वीडियो क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। तो याद रखना कि भारत पर अरबों का आक्रमण की बात की जाए, यानी भारत पर अरब और इसके बाद तुर्कों का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इस्लामिक तत्वों का आगमन हो गया था। यानी भारत में मुस्लिम जो धर्म है यानी इस्लाम धर्म का आगमन यहीं से शुरू माना जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि तो जो अरब लोग थे और जो तुर्क लोग थे वो कौन लोग थे? इस्लामिक लोग थे, यानी मुस्लिम लोग थे। ठीक है, तो उन्हीं के साथ जब आक्रमण हुआ और उन्हीं का भारत में प्रवेश हुआ तो उन्हीं के साथ उनकी संस्कृति आई, यानी उनका धर्म का आगमन भी भारत में हो चुका था। तो मैं कुछ ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशन है यानी लोकेशन की यदि बात करें हम भारत की, तो भारत में यदि कोई भी बाहर का देश का कोई भी नागरिक यदि वो प्रवेश करना चाहे तो उसके लिए उस समय सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो जलीय मार्ग या स्थलीय मार्ग। हाँ, आज की बात दूसरी है कि आज के टाइम में भारत पर यदि कोई देश आक्रमण करता है तो वो स्थल मार्ग से भी कर सकता है, समुद्र मार्ग से भी कर सकता है और हवाई मार्ग से भी कर सकता है। आज के टाइम में ये पॉसिबल है, लेकिन उस समय सिर्फ दो ही मार्ग ऐसे हुआ करते थे, यानी एक समुद्री मार्ग और दूसरा स्थलीय मार्ग, जहाँ से कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण करता था या अधिकार क्षेत्र अपना बढ़ाता था। ठीक है, तो उस समय की कंडीशन जो थी भारत की, उस समय की हम बात करते हैं तो भारत का आपको पता है एक मार्ग तो समुद्र से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है। ठीक है, पश्चिमी तट पर लगता है, जिसके द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र से अन्य जो देश थे उनके संबंध यहाँ से समुद्री मार्ग से ही स्थापित हुए। ठीक, पहला मार्ग तो ये हो गया। दूसरे मार्ग की हम बात करें तो एक जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ, यानी चीन और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर खैबर एवं बोलन के जो दर्रे हैं उन दर्रों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया जा सकता था, जो एक दुष्कर कार्य माना जाता था उस समय की हम बात करें। आज तो ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि इन रास्तों को सुगम बना दिया गया है भारत और अफगानिस्तान और चीन की आवाजाही के लिए। ठीक है, तो और तीसरा जो रास्ता है वो आता है आपका मकरान एवं मरु समतल भूमि। यानी आप मैप में जाके देखिएगा घर पे कि आप देखोगे ईरान से कनेक्टिविटी आपकी पाकिस्तान से भारत, तो यानी ईरान के रास्ते होते हुए मकरान वाले प्रदेश, यानी मकरान प्रदेश से होते हुए मरु समतल भूमि, यानी आपका जो आपका डेजर्ट इलाका है, यानी क्या बोलते हैं आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसको पार करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। मतलब पाकिस्तान वाले रीजन में से होते हुए कोई भी बाहर का व्यक्ति इस रास्ते से भारत में प्रवेश कर सकता है। और जो भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था वह इसी रास्ते के द्वारा हुआ था। ठीक है, और अरबों का आक्रमण से ही मतलब नहीं है, भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वह सभी इसी रास्ते से हुए हैं। ठीक है, इस आधार पर जो भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा है उसको भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। आप ये पॉइंट याद रखना, कभी प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट पूछ ले कि भारतीय राज्य क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है तो आपको ऑप्शन में देगा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को। ठीक है, चलिए ये बात हो गई है।
तो इसी रास्ते से जो है मुस्लिम समाज या मुस्लिम कंट्री या फिर आप कहो कि अरब देशों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, तो आक्रमण करने के क्रम में हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था भारत में 711 ईस्वी के समय की बात है। अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो असफल हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? असफल हुआ था। ठीक, इसी के बाद जो वहाँ का खलीफा है, जो इस्लाम धर्म का खलीफा यानी धर्मगुरु माना जाता है, उस खलीफा की आज्ञा से जो ईरान क्षेत्र का या इराक क्षेत्र का जो गवर्नर हुआ करता था हज्जाज, उसके नेतृत्व उसके एक हिसाब से आप कह सकते हो उसके अधीन एक मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक व्यक्ति कार्य करता था। ठीक है, तो उस हज्जाज की आज्ञा प्राप्त करके मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया, यानी अब्दुल्ला के बाद आक्रमण किया, जो अभियान सफल हुआ था उसका। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में अरबों का आक्रमण सबसे पहले किस डेट को हुआ था या किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप डेट बता सकते हो 711, या आप बता सकते हो नेतृत्वकर्ता अब्दुल्ला के नेतृत्व में, या फिर आपसे पूछ ले कि भारत में जो अरबों का सफल अभियान था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बता सकते हो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसके पीछे वजह कह रही कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ठीक है, इसकी थोड़ी हम बैकवर्ड जाके इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरबी जो लोग हैं, अरब देश के जो लोग हैं, उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा कि सन 1498 में वास्को डी गामा नाम के एक व्यक्ति ने भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, यानी भारत के पश्चिमी तट पर उसने प्रवेश किया था। पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर उसने प्रवेश किया था, और वहाँ पर उपस्थित जो हिंदू राजा था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत किया और वहाँ पर उपस्थित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। तो आपने ये लाइन वहाँ पे पढ़ी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जिस समय वास्को डी गामा यानी 1498 की यदि मैं बात करूं, तो 1498 के समय में जो अरबी लोग थे वो भारत में मौजूद थे। ठीक है, अरबी जो लोग थे उस समय भारत में मौजूद थे, यानी भारत और अरबों का संबंध आज से नहीं है, प्राचीन काल से है। ठीक है, पुराने संबंध है, आज से संबंध नहीं है। ठीक है, और कैसे संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे, यानी अरबी लोग जो थे वो भारत में समय समय पर आते थे। किस लिए आते थे? व्यापार करने के लिए आते थे। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भाई व्यापार करने आते थे, ठीक है, हमने उनका कुछ किया तो था नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अचानक आप पे हमला कर दिया, तो कुछ तो वजह रही होगी। ठीक है, उस वजह को जानने से पहले हम थोड़ा सा जो है कि अरब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अरब देश की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः दो चीज़ों पर आधारित है, एक तो पशुपालन, दूसरा व्यापार। ठीक है, तो पशुपालन हो रहा है, जैसे कि पशुपालन हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो यहाँ पर घास भूमि रही होंगी, पहाड़ी इलाके होंगे। ठीक है, इस कारण से क्या है, यहाँ पर पशुपालन अधिक हो रहा है और यहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि अरब देश में कृषि कार्य उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, और वह कृषि आधारित जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उनके लिए जो अरब कंट्री होती है वो दूसरे देशों पर निर्भर होती है। तो दूसरे देशों पर निर्भर होने के क्रम में वह किस पर निर्भर रह सकते हैं? जिस भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होगी, उस देश से वह संबंध स्थापित करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। कब तक मानी जाती है? यानी अंग्रेजों के आगमन से पूर्व के समय तक
आप भारतीय अर्थव्यवस्था को एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण जो अरबी जो लोग थे, अरब के जो व्यापारी थे, वह भारत के साथ क्या कर रहे थे, संबंध स्थापित करते थे। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करते थे। ठीक, तो आपको ये भारतीय अर्थव्यवस्था यानी अरब के देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत से क्यों अरबों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, अब इसके बाद आप ये जानिए कि कारण कौन कौन से रहे भारत पर आक्रमण करने के कारण। तो कारण जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने भारत में जब प्रवेश किया, भारत में जब मोहम्मद बिन कासिम का प्रवेश हुआ तो उस समय जो सिंध प्रांत हुआ करता था उस पर उसने सबसे पहले आक्रमण किया। सिंध प्रांत पर क्या किया उसने, सबसे पहले आक्रमण किया। और उस समय सिंध प्रांत का जो राजा हुआ करता था वह राजा दाहिर हुआ करता था। ठीक है, उसमें उस समय सिंध पर किसका शासन था, दाहिर का शासन था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब आक्रमण के समय सिंध प्रांत का राजा कौन था, तो ऑप्शन में आपको दाहिर आएगा, तो आप दाहिर को लगाएंगे। ठीक है, तो दाहिर उस समय राजा था और उसने पश्चिमी प्रांत पश्चिमी क्षेत्र से उसने क्या किया था, भारत में प्रवेश किया। तो अब प्रवेश करने के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम के अभियान हुए भारत में, जो सिंध प्रांत तक ही सीमित रह गए। ठीक है, सिंध प्रांत तक ही सीमित रहे, तो जिसके परिणाम स्वरूप सिंध प्रांत का पहला अभियान देवल अभियान करता है। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। पहला अभियान कहाँ करता है वो, अपना देवल अभियान करता है। तो याद रखना, आपसे यह भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिंध विजय के क्रम में जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने सबसे पहले अपना अभियान किस क्षेत्र में किया था, तो देवल अभियान किया था। फिर इसके बाद उसने निरोन अभियान किया। ठीक, फिर इसके बाद सैवन अभियान किया, फिर रावर अभियान किया। रावर अभियान के बाद उसने दूसरा अगला जो नेक्स्ट अभियान है उसका ब्राह्मणावाद अभियान किया। फिर उसने अलोर अभियान किया और उसका लास्ट अभियान जो था सिंध प्रांत में वह था मुल्तान अभियान। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, ओके। तो मुल्तान अभियान उसने लास्ट में किया। तो माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान का अभियान किया तो वहाँ से उसे अपार धन की प्राप्ति हुई, यानी वहाँ पर बहुत सा स्वर्ण भंडार उसको प्राप्त हुआ, जिस कारण से मुल्तान को हम स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। तो याद रखना, मुल्तान क्षेत्र को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी एक फैक्ट और है जिसमें आप बता सकते हो कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम कौन था। तो याद रखना, भारत में जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम था वह भी मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं, हम कारण पे आते हैं कि भारत पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया, उसके क्या कारण थे। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में आपके लिए क्वेश्चन आता है कि भारत में अरबों के आक्रमण के क्या क्या कारण थे, विस्तार से समझाइए। तो आपको कुछ कारण है उसमें आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि भाई धन की लूट करना, ये पहला कारण हो गया कि अरबों के द्वारा भारत में धन की लूट की जाए और धनवान बना जाए। तो जैसा कि धन की लूट की यदि बात करें तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो अरब देश के जो अरबी देश के जो मुस्लिम लोग थे जो व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, वह एक गुप्तचर का काम भी करते थे। भाई अपने देश में कोई व्यापार करने आ रहा है, ठीक है, तो अपने यहाँ की जो है शानो शौकत, बादशाहत और यहाँ की जो मुद्रा भंडार है उसकी जानकारी वह अपने देश में भी प्रसारित करेगा कि नहीं। ठीक है, यदि वो करता है तो वहाँ की जो सर्वोच्च सत्ता है उसके मन में कहीं ना कहीं भारत से वो धन लूटने की प्रेरणा जागेगी कि नहीं। उसी क्रम में क्या हुआ, अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहला कारण क्या होगा, धन की लूट का। ठीक है, दूसरे कारण की यदि हम बात करें तो दूसरे कारण में आप लिख सकते हो कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना अरबों का उद्देश्य था। ठीक है, तीसरा कारण आप बता सकते हो, तात्कालिक कारण में आप बता सकते हो कि भैया
तात्कालिककरण में आप ये बता सकते हो कि ऐसी कहानी है, बताते हैं कि जो खलीफा है, खलीफा का जहाज समुद्री रास्ते से होते हुए ईरान इराक जा रहा था और उस जहाज को क्या किया, समुद्री लुटेरों ने राजा दाहिर के राज्य के क्षेत्र के जो आसपास है वहाँ पर उसको लूट लिया। यानी उसको देखा जाए तो जो देवल एक बंदरगाह जो गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में उपस्थित है देवल बंदरगाह, तो इस देवल बंदरगाह के समीप उस जहाज को लूट लिया गया। ठीक है, लूट लिया गया। तो जब ये बात खलीफा को पता पड़ी कि भाई हमारे जहाज़ों को किसी सिंध प्रांत के क्षेत्र के आसपास लूट लिया गया है, ठीक है, तो खलीफा ने इस लूट का जिम्मेदार राजा दाहिर को ठहराया और कहा कि भैया इस लूट की छानबीन करें और हमें हमारा हर्जाना दें। तो राजा दाहिर ने कहा कि फालतू की बात ना करो खलीफा जी, जो है कि आप सत्या गए हो ऐसा और वैसा कि समुद्री लुटेरों ने उसको लूटा है, हम उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, जिससे खलीफा को गुस्सा आया और उसी क्रम में उसने अपने जो सेवक है मोहम्मद बिन कासिम को उसको आदेश दिया कि जाइए और भारत पर आक्रमण करिए। तो एक कारण आपका ये हो सकता है तात्कालिक कारण में। ठीक है, जो अगला कारण है आप लिख सकते हो कि भारत की राजनीतिक दशा। अब भारत की राजनीतिक दशा उस समय कैसी थी भाई, भारत अनेक खंडों में विभक्त था। ठीक है, छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ थी। उस समय क्या हो रहा था, कोई भी केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि प्राचीन समय में आपने सुना होगा कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल का जब पतन हुआ, यानी गुप्तोत्तर काल का जो समापन हुआ, उस गुप्तोत्तर काल का जो अंतिम केंद्रीकृत शक्ति मानी जाती है वह हर्षवर्धन का साम्राज्य था। यानी अंतिम साम्राज्य, केंद्रीकृत साम्राज्य यदि देखा जाए तो वो हर्षवर्धन का साम्राज्य था। लेकिन हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद जो है कि वहाँ की जो पतन के बाद जो आपकी जो छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ वह स्वतंत्र होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब स्वतंत्र होना स्टार्ट कर दिया तो भाई होगा क्या, अब इन राजनीतिक इकाइयों में आपसी संघर्ष होगा। आपसी संघर्ष क्यों होता है भाई, अपनी सीमाओं को बढ़ाना यानी विस्तारवादी नीति को अपनाना। जब विस्तारवादी नीति को ही अपनाएगा तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन भी होगा। उल्लंघन होगा तो जो संबंध है दो राज्यों के बीच के वे कैसे होंगे, संघर्षपूर्ण होंगे, तनावग्रस्त होंगे। तो इसी क्रम में आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भारतीय राज्य क्षेत्रों के जो आर्थिक आधार था वह कमजोर हो गया। अब जब आर्थिक आधार कमजोर है तो सैनिक शक्ति भी उनकी कैसी थी, कमजोर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ तो भारतीय राज्य क्षेत्र के जो राजा थे वह एकजुट होकर क्या नहीं कर पाए, अरबों का सामना नहीं कर पाए और वह हार गए। ठीक है, तो आप ये कारण भी लिख सकते हो। ठीक, और आपकी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जिस समय भारत में अरबों का आक्रमण हो रहा था तो अरबों ने आक्रमण करने के पीछे मैं आपको कुछ एक और लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि अरबों ने अचानक भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको पता होगा कि एक यूरोप में एक रोमन साम्राज्य हुआ करता था और उस रोमन साम्राज्य का विघटन होने के बाद वहाँ की जो छोटे छोटे राज्य हैं वह स्वतंत्र होना चालू हो जाते हैं। तो स्वतंत्र होना चालू हो जाते हैं तो वह वहाँ पर एक सामंती प्रथा का विकास होता है। एक सामंती प्रथा, यानी सामंती प्रथा होती क्या वो सुन लीजिए थोड़ा सा। यानी सामंत क्या होते हैं कि मान लीजिए एक राजा है, ठीक है, एक केंद्रीकृत शक्ति है, एक केंद्रीकृत साम्राज्य का एक स्वामी होता है, एक राजा होता है। उस राजा ने क्या किया कि अपने राज्य क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए छोटे छोटे सामंतों यानी अपने राज्य क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और वहाँ पर किसी अपने करीबी या फिर मान के चलिए अपने विश्वास पात्र को अपॉइंट कर दिया एक सामंत के रूप में। ठीक है, अब वो सामंत के रूप में जब उनको वहाँ पर उनको अपॉइंट कर दिया तो क्या होगा कि उन सामंतों को उस राज्य क्षेत्र पर कुछ अधिकार भी दिए जाने लगे। जैसे कि भाई वहाँ पर उस क्षेत्र में उन सामंतों को कर वसूलने का अधिकार दिया गया राजा के द्वारा। ठीक है, दूसरा
वहाँ पर उनको सेना रखने का अधिकार भी दिया गया। ठीक, तीसरा वहाँ पर उपस्थित जो निवासी थे, मजदूर थे, किसान थे, और वहाँ पर उपस्थित जो खनिज संपदा थी या खनिज संसाधन थे, उन पर भी सामंतों का अधिकार दे दिया गया। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। अब ये सब ये अधिकार दे रहा है तो बदले में सामंत भी राजा को कुछ ना कुछ देगा। बदले में सामंत भाई क्या देगा? एक तो राजस्व वसूल करके देगा, ठीक है। दूसरा, समय समय पर जब भी राजा को सेना की आवश्यकता होगी तो वह सामंत क्या करेंगे? अपनी सेना की जो मदद है वह राजा को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन जैसे ही राजा की शक्ति कमजोर होती है और उन सामंतों में विद्रोह की भावना जागृत होती है तो सभी जो सामंत हैं, कोई भी होता है वह स्वतंत्र होने की सोचता है। कोई भी राजनीतिक इकाई है, कोई भी छोटा सा स्वतंत्र एक राज्य है, वह छोटा सा एक राज्य है, वह स्वतंत्र होना चाहता है, बंदिश में कोई नहीं रहना चाहता। तो जब भी ऐसा होता है, यदि राजा की शक्ति क्षीण होने लगती है तो ये छोटे छोटे राजा हैं, छोटे छोटे सामंत हैं या उनके गुलाम हैं, उनकी आवाज़ बुलंद होने लगती है और धीरे धीरे एक समय के बाद राजा की शक्ति जो है खत्म हो जाती है और उस क्षेत्र पर इन सामंतों का वर्चस्व हो जाता है। और उन सामंतों में भी जो सबसे पावरफुल होगा, जो राज्य सबसे पावरफुल होगा, जो दूसरे राज्यों को जीतने की दम रखता होगा, वह क्या होगा? वह उभर कर सामने आएगा, यानी एक शक्ति के रूप में वह उभर कर सामने आता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? उसकी जो महत्वाकांक्षा है वह बढ़ने लगती है। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी यानी दूसरे राज्यों को जीतने की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से अरब लोग भी, यानी जो अरबी मुस्लिम थे, वह भी एक सामंत के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप जब वहाँ पर यानी अरब कंट्री, यानी आप देखो तो यूरोपीय क्षेत्र में या मध्य एशियाई क्षेत्र और यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर इनकी शक्ति बढ़ने लगी और उन्होंने यूरोपीय और अरब के आसपास की जितने भी छोटे छोटी राजनीतिक इकाइयाँ उनको सबको विजित कर लिया और विजित करने के बाद इनकी नज़र पड़ी भारत पर और इसके परिणाम स्वरूप भारत पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? भारत पर अरबों का आक्रमण। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया कुछ आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी आगे की यदि हम बात करें तो आपके कुछ मेंस के लिए यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेंस में क्वेश्चन बनता है कि अरब आक्रमण के समय भारतीय राजनीतिक दशा को विस्तार से समझाइए। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो आप बता सकते हैं कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि अरब आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में केंद्रीकृत शक्ति का अभाव था, यानी भारत में केंद्रीय शक्ति नहीं थी, ठीक है। जिस समय अरबों का आक्रमण हुआ था केंद्रीकृत शक्ति का अभाव था, ठीक। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो है कि राज्य छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था और विभक्त होने के परिणाम स्वरूप उनमें आपसी संघर्ष या तनाव का वातावरण था, जिसके परिणाम स्वरूप वह पूर्ण सैनिक शक्ति के साथ अरबों का सामना नहीं कर पाए, एकजुट होकर सामना नहीं कर पाए। तो आपको राजनीतिक दशा में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय की बात करें तो एक कश्मीर भी जो था एक स्वतंत्र इकाई था उस समय, ठीक है। कश्मीर के बाद एक आपका इधर नेपाल वाला एक रीजन था, वह भी क्या था? स्वतंत्र था। नेपाल के बाद आपका जो अफगानिस्तान यहाँ पर था, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ भी एक हिंदूशाही राजवंश का शासन हुआ करता था, यानी ब्राह्मण वंश का यहाँ पर शासन था। और कश्मीर में भी आपका देखा जाए तो जो दुर्लभ वर्धन उसने यहाँ पर कारकोट वंश की स्थापना की थी कश्मीर में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और आपको बता दूं बंगाल भी एक यहाँ पर क्या था? एक स्वतंत्र इकाई के रूप में था। बंगाल में आप देखोगे तो यहाँ पर पाल वंश का शासन था, ठीक है। पाल वंश का यहाँ पर शासन था। तो उस समय की ये राजनीतिक कुछ स्थिति है जो अरब आक्रमण के समय थी। तो आप ये अपने मेंस के आंसर में ये पुट कर सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ से कुछ पॉइंट उठा के इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपसे एक मेंस में क्वेश्चन बनता है। मेंस में क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में
अरबों की जो सिंध विजय है, अरबों की जो सिंध विजय है उसके प्रभाव को विस्तार से समझाइए, या सिंध विजय के क्या प्रभाव हुए। तो आपको प्रभाव में क्या लिखना है, प्रभाव में आपको लिखना है कि भारतीयों से अरब निवासी प्रभावित हुए। भारतीयों से भाई अरब निवासी कैसे प्रभावित हुए, समझिए इसको कि हुआ क्या था कि अरबी लोग थे, अरबी मुस्लिम थे, उन्होंने सोचा कि हम भारत पर आक्रमण करके भारतीय लोगों को प्रभावित कर देंगे, यानी उनको डरा देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। क्या हुआ उल्टा कि भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरबी जो है, अरब निवासी, वह खुद उनसे प्रभावित हुए। क्यों? उन्होंने देखा कि भारतीय जो व्यक्ति है, भारतीय निवासी हैं, वह अद्भुत क्षमता से युक्त थे, यानी योग्यता से युक्त थे। ठीक है, योग्यतावान व्यक्ति हैं यहाँ पर उन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ पर जब आए तो उन्होंने ये देखा कि कुछ जो साहसी शासक थे उनसे उनका सामना हुआ, तो उनके साहस को देखकर उन्होंने उनकी तारीफ भी की। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरबी निवासी खुद उनसे प्रभावित हुए। ठीक, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि यहाँ पर उपस्थित, यानी भारत में उपस्थित ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में जब अरब निवासी आए तो उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और भारतीय ग्रंथों को अरबी में अनुवाद किया, अरब में अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो भारतीय ग्रंथ आपने सुना होगा, जो ब्रह्मचरित, यानी जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा एक रचना थी उनकी ब्रह्मचरित। ठीक है, उसका जो अनुवाद है, और उसका जो अनुवाद है उसको अरबी भाषा में उन्होंने कर लिया था, किन्होंने, अरब निवासियों ने। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से और भारतीय ब्राह्मण, जो भारतीय ब्राह्मण या विद्वान हैं उनसे यहाँ पर दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इन सभी का उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ज्ञान को अर्जित किया, और इसी ज्ञान को उन्होंने क्या किया, अरब में प्रसारित किया। ठीक है, अगला पॉइंट आप बता सकते हो कि जो है कि अरब निवासियों ने, यानी अरब वासियों ने भारत से ज्योतिष विज्ञान की कला सीखी और खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, और इसी ज्ञान को उन्होंने यूरोप तथा अन्य देशों में प्रसारित किया। ये भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि भारत से उन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली का ज्ञान लेकर उसे अरब देशों में प्रसारित किया। ठीक है, यूरोप में प्रसारित किया। ठीक, ये भी आप लिख सकते हो। और जैसे ही मुस्लिम यानी इस्लामिक धर्म का भारत में आगमन होता है तो उनके साथ इस्लामिक स्थापत्य कला का भी भारत में प्रवेश होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी अब तरह तरह की कई प्रकार की मस्जिदें बनने लगी। ठीक है, घुमावदार उनके गेट बनने लगे, मस्जिद के प्रवेश द्वार बनने लगे, गुम्मद का आगमन हुआ, यहाँ पर मेहराबदार गेटों का जो दरवाजे हैं उनका भारत में प्रवेश हुआ, यानी स्थापत्य कला, यानी मुस्लिम स्थापत्य कला का भारत में प्रवेश हुआ। तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी जो पॉइंट हैं आप यदि अपने आंसर में पुट करोगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी चेक करेगा, वह नंबर देने से बिल्कुल ही कतई वो आपको नंबर देने से नहीं चूकेगा, बिल्कुल आपको नंबर देगा वो। ठीक है, तो आपको अपना जो आंसर है उसको सटीक बनाना है। ठीक है, उसको उसमें जो कंटेंट है उसको ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज है और उस नॉलेज के आधार पर आप अपने आंसर में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपसे वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है भाई? उनको पता है कि प्रीलिम्स एक फैक्चुअल यानी फैक्ट पर आधारित एग्जाम होता है, तो उनको तो पता है ना भाई, बच्चे को तो फैक्ट रटे पड़े होंगे, तो वो क्यों आपसे फैक्ट जानेगा भाई, वो आपसे कंसेप्ट की चीजें जानेगा ना, तो आपको कंसेप्ट बताना है वहाँ पे। ठीक है, और कंसेप्ट कहाँ से आता है? डीप स्टडी करने से। ठीक है, कनेक्टिविटी करने से, यानी आपको टॉपिकों का कनेक्शन करना पड़ेगा, एक दूसरे से सारी चीजें लिंक होती हैं, तब जाके हम मैथ्स का आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि
एकदम से किसी को लिखना नहीं आता तो वह कभी लिख नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो मेंस का आंसर आप अच्छे से लिख पाओगे। और लिखते हैं बच्चे और एक बार में ही सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन वाला बच्चा कभी भी 2 साल 5 साल 3 साल का इंतजार नहीं करता, वो पहली बार आता है और पहली बार में मेंस लिख के और इंटरव्यू क्लियर करके और आईएएस और क्या बोलते हैं आपके डीएम जैसी पोस्टों को वो लेकर जाता है और देखने वाले देखते रह जाते हैं कि यार तूने कैसे किया। तो कैसे करने के क्रम में उनकी मेहनत होती है, उनकी लगन होती है, तो आप भी उसी लगन से लग जाइए और मेंस में मेंस ओरिएंटेड स्टडी कीजिए। ठीक है, फैक्ट्स तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन फैक्ट को तभी आप याद रख सकते हो जब आप कंसेप्ट आपको पता हो। कंसेप्ट आपको पता है तो आप फैक्ट बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। ठीक है, इसमें आपको जो भी डाउट है, जो भी शब्द यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज करके जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उससे संबंधित जो भी कंटेंट होगा मेरे पास या कोई भी सोर्स मेरी जानकारी में होगा तो मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा कि आप यहाँ से उसको तैयार कीजिए। ठीक है, तो बस लास्ट में यही है कि आपको एक ही काम करना है कि इस चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि जो हमारा चैनल है वह सभी लोगों तक पहुंच सके और जो ऑनलाइन स्टडी की जो सुविधा है वह सभी लोग इससे जुड़कर उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।